26 मार्च 2009 की सुबह लगभग 6:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के ऑफिसर्स कॉलोनी के अंदर दो अधिकारी, एक इसमें समाज कल्याण अधिकारी होता है, साथ ही दूसरा क्लर्क होता है। दोनों ही ऑफिसर्स कॉलोनी के उस बैडमिंटन कोर्ट के अंदर बैडमिंटन खेल रहे थे। जो क्लर्क था वो जानबूझकर शॉट नहीं मार रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे उसके खेलने का मन ही नहीं कर रहा था। इसी बीच में दो व्यक्ति आते हैं और आकर खड़े हो जाते हैं और यहां पर समाज कल्याण अधिकारी एक के बाद एक शॉट मार रहे थे। तभी वो दो लड़के कहते हैं कि सर आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं। इतना कहना था कि समाज कल्याण अधिकारी खुश हो जाता है और इसी बीच में एक इशारा होता है और जैसे ही इशारा होता है एक के बाद एक 7 गोलियां चलती हैं। सातों की सातों गोलियां समाज कल्याण अधिकारी को मारी जाती हैं, जिसमें एक गोली ऐसी लगती है कि आंख निकल के बाहर गिर जाती है, दूसरी गोली चलती है तो जबड़ा टूटकर वो भी आधा अधूरा रह जाता है। उसके बाद एक गोली सर में अटक जाती है, दूसरी गोली सर को छूती हुई निकल जाती है, एक गोली हाथ में लगती है, दूसरी गोली दूसरे हाथ में लगती है, एक गोली सीने को छूती हुई निकल जाती है। बस इतना था। जैसी गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाजें उन ऑफिसर्स कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने सुनी, वहां की महिलाओं ने, वहां के ऑफिसर्स जो भी सुन रहे थे वो उस घटना स्थल की तरफ दौड़ रहे थे। तभी एक लड़का रो रहा था, चिल्ला रहा था, कह रहा था कि मेरे भैया को गोली मार दी, जल्दी से एम्बुलेंस बुला दो। वहीं पास में सीओ भी खड़ा है, एसडीएम भी खड़ा है, लेकिन किसी ने भी वो एम्बुलेंस को बुलाने की हिम्मत नहीं जुटाई और वो बदमाश आसानी से गोली मारकर चले जाते हैं। हालांकि उस ऑफिसर के लिए एक एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाती है और व्यवस्था करने के बाद जैसे ही हॉस्पिटल में लेके जाते हैं तो ऐसा लग रहा था कि शायद बच नहीं पाएगा, क्योंकि चारों तरफ ब्लड फैला हुआ था। जब जा रहे थे तो लोग उन्हें किसी न किसी कपड़े से, किसी न किसी चीज से ब्लड को रोकने की कोशिश कर रहे थे। डॉक्टर लोग भी देखते ही उस अधिकारी पर हाथ रखने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा था। आखिरकार डॉक्टरों ने कोशिश की और थोड़े बहुत उपचार करने के बाद सीधा हायर मेडिकल सेंटर रेफर कर दिया। कहा कि हमारी बस की बात नहीं है, इनको किसी अच्छी जगह आप यहां से लेके जाइए। उसके बाद फिर इलाज शुरू होता है। 1 महीने के बाद उस ऑफिसर की जब आंखें खुलती हैं, जो उसने देखा, क्योंकि एक आंख तो बिल्कुल खराब हो चुकी थी, उसके बाद जो होता है वो किसी ने कल्पना नहीं की थी। दरअसल इस कहानी ने वाकई इतिहास रच दिया है। कई कहानियां ऐसी होती हैं जिनको पढ़ने के बाद बड़ा सुकून मिलता है, तसल्ली मिलती है। ये कहानी उन लोगों को जरूर सुननी चाहिए जो लोग जल्दी से हताश हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि शायद अब कुछ बचा नहीं है, क्योंकि इस ऑफिसर ने जो आगे किया कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की। दरअसल अलीगढ़ का एक गांव का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम शिवदान सिंह होता है। शिवदान सिंह के पास ना छत है, ना फिर कोई वैसा काम धंधा करने के लिए कुछ ज्यादा बड़ा मामला था। गरीब आदमी है, मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है। एक बेटा है जिसका नाम रिंकू सिंह राही होता है, उसको लेकर वो शहर चला जाता है, यानी कि अलीगढ़ के डोरी नगर में जाकर अपना मेहनत मजदूरी करता है। लेकिन तभी से ख्याल आता है कि क्यों ना एक ऐसा काम किया जाए जो स्थायी काम हो, जिससे 2 पैसे की इनकम भी हो सके। घर की हालत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। रिंकू सिंह राही जो होता है लड़का, उसको सरकारी विद्यालय में एडमिशन करा दिया। जैसे ही एडमिशन होता है उसने पढ़ना इतना अच्छे से शुरू किया कि उसकी हर जगह तारीफ होनी शुरू हो जाती है। वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था उसका एडमिशन राजकीय इंटर कॉलेज में हो जाता है और राजकीय इंटर कॉलेज में हाई स्कूल हो या इंटर हो, उसने इतने अच्छे से नंबर लेके आता है कि उसको छात्रवृत्ति का एक ऑफर मिल जाता है। कहा जाता है कि अगर तुम पढ़ना चाहो तो तुम्हें छात्रवृत्ति मिल जाएगी और इसके लिए बाद आप कुछ भी कर सकते हो। जब उसे एक मौका मिल रहा था तो जमशेदपुर के अंदर एनआईटी एक कॉलेज होता है, वहां से बीटेक करने का अवसर मिलता है और बहुत बड़ी मात्रा में जो पैसे होते हैं वो छात्रवृत्ति के माध्यम से ही पूरे हो जाते हैं। अब एक दिन की बात है कि वो लड़का छुट्टी के लिए अपने घर आया था, बीटेक जब कर रहा था, तो पिताजी को देखता है तो किसी ने कहा कि तुम पेंशन के लिए अप्लाई क्यों नहीं करते हो। शिवदान सिंह ने कहा कि मैंने पेंशन के लिए अप्लाई तो कर दिया है, लेकिन दफ्तर के चक्कर काटता रहता हूं और कोई सुनता ही नहीं है, कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। तभी उस लड़के यानी कि रिंकू सिंह राही के दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना अधिकारी बनाया जाए, और अधिकारी अगर बन जाएंगे तो गरीबों की बहुत बड़ी मदद हो सकती है, क्योंकि उसके पिता को जो पेंशन नहीं मिल रही थी जबकि वो उसके हकदार थे। और यहीं से उसके दिमाग में आता है तो उस लड़के ने सिविल सर्विस की तैयारी के लिए अपने दिन रात मेहनत करना शुरू कर देता है और मेहनत करते करते साल 2004 की ये बात है, यूपी पीसीएस में उस लड़के ने इतनी मेहनत की कि सिलेक्शन हो जाता है और सिलेक्शन होने के बाद कैडर मिलता है समाज कल्याण अधिकारी का। साल 2007 में ट्रेनिंग शुरू होती है और नवंबर 2008 में उसको उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर में समाज कल्याण अधिकारी के तौर पर नियुक्ति मिल जाती है। अब जब वहां नियुक्ति मिल जाती है तो आए दिन देखता क्या है वो अधिकारी कि कोई छात्र छात्राएं ऑफिस आते हैं और ऑफिस आने के बाद कहते हैं कि साहब हम विद्यालय जाते हैं तो वहां कहते हैं कि आपकी छात्रवृत्ति अभी ऑफिस से जारी ही नहीं हुई है। ऑफिस आते हैं तो कह देते हैं कि आपकी छात्रवृत्ति हमने स्कूल को भेज दी है, समझ नहीं आ रहा है क्या करें, पैसे की बहुत सख्त जरूरत है। तभी इस अधिकारी को यह ख्याल आता है कि जब उसने हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा बहुत अच्छे नंबर से पास की थी और उसे अगर छात्रवृत्ति ना मिली होती तो शायद ही कभी अधिकारी नहीं बन पाता। इसलिए वो कहता है छात्रों से तुम परेशान बिल्कुल मत हो, मैं देखता हूं क्या हो सकता है। जब अधिकारी ने कागजों को पलटना शुरू किया है, अपने ही बाबुओं की कार्यप्रणाली को देखना शुरू किया है और ये देखने की कोशिश की है कि आखिरकार क्या मामला है,
तो पता चलता है कि लगभग पिछले 10 सालों में 100 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। यानी कि छात्रवृत्ति हो, पेंशन हो या फिर शादी विवाह के नाम पर सरकार की तरफ से मिलने वाले अनुदान में बड़ा घपला घोटाला है। छात्रों को घुमाया जाता है, छात्र थक कर बैठ जाया करते थे, नए नए फर्जी तरीके से अकाउंट खुलवाए जा रहे थे और उन पैसों को किसी दूसरी जगह पर भेजा जा रहा था। इसलिए उस अधिकारी ने जब इसमें जो भी खेल तमाशा हुआ था, भ्रष्टाचार हुआ था, घोटाला हुआ था, उस घोटाले को खोलने के लिए जब सबूत इकट्ठा करना शुरू किया है तो विभाग में ही एक दो ऐसे बाबू होते हैं जो इन सब बातों को जान रहे थे। उन्होंने तुरंत ही उच्च अधिकारियों को, तुरंत ही ऐसे नेताओं को, तुरंत ही ऐसे अफसरों को ये खबर देनी शुरू कर दी कि ये घोटाला घपला जिस दिन खुलेगा तो तुम्हारे गिरबान तक भी हाथ पहुंचेगा, तुम भी जेल जाओगे, देख लेना। अभी इसी बीच में लखनऊ के एक बड़े अधिकारी का फोन आता है रिंकू सिंह राही के पास। वो कहते हैं कि समाज कल्याण अधिकारी जी, आपको काम करना है या फिर आपको मरना है? आपको पता नहीं है कि आपकी लाश कहां जाकर मिलेगी, आपके साथ क्या हो सकता है? इस तरह की जब धमकी दी जाती है तो रिंकू सिंह राही डरता नहीं है। वो सोचता है कि अरे कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह की धमकियां तो मिलती ही रहती हैं। तभी एक दिन पता चलता है, एक व्यक्ति आता कहता है कि साहब तुम्हारे नाम की 50,000 रुपए की सुपारी दे दी गई है, किसी दिन मारे जा सकते हो। अब रिंकू सिंह राही थे कि अपने काम को जो कर रहे थे उसे अंजाम देने से पीछे नहीं हट रहे थे। इस बीच में जो मुजफ्फरनगर के डीएम साहब होते हैं उनको पूरी कहानी बताई जाती है। डीएम साहब कहते हैं कि तुम अपना काम पूरी ईमानदारी से करो, तुम्हें डरने की, तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब रिंकू सिंह राही ने अपना काम करना शुरू कर ही दिया। इसी बीच में ये साल 2009 की बात है, 26 मार्च 2009 की ये मामला है। उन दोनों इलेक्शन की तैयारी चली थी। बताया जाता है कि लोकसभा का इलेक्शन था और जब लोकसभा का इलेक्शन हो या कोई भी इलेक्शन हो, सारी की सारी पावर आ जाती हैं चुनाव आयोग के पास। अब चुनाव आयोग ही ट्रांसफर या अदला बदली कर सकता है और किसी के बस की बात होती नहीं है। अब ऐसे में जब अधिकारियों ने खुद को फंसता हुआ देखा तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना ट्रांसफर करा दे, लेकिन मामला इलेक्शन कमीशन के हाथ में पहुंच चुका था, इसलिए ट्रांसफर करा नहीं सकते थे। तभी उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको रास्ते से हटा दिया जाए और इसके लिए 26 मार्च 2009 की सुबह लगभग 6:30 बजे के आसपास का वाकया है। मुजफ्फरनगर के जो बैडमिंटन कोर्ट है वो ऑफिसर्स कॉलोनी के अंदर है, वहां पर ऑफिसर्स वगैरह खेला करते थे। सुबह सुबह का वक्त था। समाज कल्याण अधिकारी रिंकू सिंह राही अपने एक क्लर्क के साथ वहां पर बैडमिंटन खेल रहे थे। तभी दो व्यक्ति आते हैं और आने के बाद उन्हें एक इशारा दिया जाता है कि यह है वो अधिकारी। जैसे इशारा दिया जाता है, एक के बाद एक 7 गोलियां चलती हैं और 7 गोली चलने के बाद जैसे अधिकारी को लगती हैं, अधिकारी जमीन पर गिर जाता है, लहू लुहान हो जाता है। इसी बीच में घर तक खबर पहुंच जाती है। एक लड़का आता है, रोता बिलखता, कहता है कि मेरे भैया को हॉस्पिटल पहुंचा दो। लेकिन वहां सीओ भी है, वहां पर एसडीएम भी है, वहां पर कई अधिकारी भी हैं, लेकिन किसी ने भी एम्बुलेंस बुलाने की हिम्मत नहीं जुटाई। आखिरकार एम्बुलेंस आती है, उसको फिर हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। डॉक्टर साहब जवाब दे देते हैं, कहते हैं कि हायर मेडिकल सेंटर लेके जाओ। 1 महीना लगता है उस अधिकारी की आंखें खुलने में और जब पता चलता है तो एक आंख बेकार हो चुकी है, कान से सुनाई आना बिल्कुल बंद हो चुका है, एक कान का पर्दा फट चुका था, जबड़ा पूरी तरह से टूट चुका था, हाथों में भी चोट लगती है। एक तरह से कह सकते हैं कि वो व्यक्ति अब पूरी तरह से स्वस्थ नहीं था बल्कि विकलांग हो चुका था। अब वो विकलांग की कैटेगरी में आ जाता है। 4 महीने के बेड रेस्ट पर उस अधिकारी को भेज दिया जाता है। जब वो ठीक होने की कोशिश करता है तो उसके बाद जैसे सीट पर बैठता है फिर वही घपले घोटाले खोलना शुरू कर देता है। पता चलता है कि उस अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया जाता है और ट्रांसफर कर दिया जाता है भदोई में जाने के बाद वहां भी उन्होंने पुरानी फाइलें खोलना शुरू किया और ये बताने की कोशिश की कि इस विभाग में कितना घपला है, कितना घोटाला है, कितना भ्रष्टाचार हुआ है। महज 4 महीने लगे थे, ट्रांसफर हो जाता है। ट्रांसफर होने के बाद उन्हें श्रावस्ती भेजा जाता है। श्रावस्ती में भी चार्ज लिया ही था कि उन्होंने फिर भी यहां पर फाइल खोलना शुरू कर दिया। तो पता चलता है कि 3 दिन के बाद ही ट्रांसफर कर दिया जाता है कि आपकी यहां बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको कहीं दूसरी जगह जाना चाहिए। इसके बाद उन्हें ललितपुर भेजा जाता है। जब जिला ललितपुर में समाज कल्याण अधिकारी के तौर पर भेजा जाता है तो यहां पर जाने के बाद 1 साल तक वो काम जरूर करते हैं, लेकिन उल्टे सीधे आरोप लगाकर उनको ही सस्पेंड कर दिया जाता है। अभी पता चलता है कि इसमें चाहे वो नेता हो, चाहे इसमें अधिकारी हो या फिर माफिया हो, ये सभी लोग शामिल होते हैं और इस अधिकारी को किसी न किसी तरकीब से सबक सिखाने की कोशिश में लग जाते हैं। आखिरकार एक दिन ऐसा वक्त आता है, अब सरकार बदल जाती है। अभी तक सरकार चल रही थी बसपा की, अब सरकार आ जाती है अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं और बात कर रहा हूं 26 मार्च 2012 को। इस अधिकारी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना कम नहीं किया। पहले दिल्ली जंतर मंतर पर जाकर प्रदर्शन करते हैं और अगले दिन चेतावनी दे देते हैं कि मैं जाकर लखनऊ के निदेशालय के ठीक सामने अनशन पर बैठूंगा। कई अधिकारियों ने समझाने की कोशिश की कि तुम ऐसा मत करो, पहले ही इतना सब कुछ झेल चुके हैं, अब ऐसा करोगे तो सही नहीं होगा। जैसे ही इस अधिकारी ने जाकर अनशन शुरू किया, तुरंत ही यहां पर एक डॉक्टर की टीम आती है और डॉक्टर टीम आने के बाद उनको चेक करना शुरू कर देते हैं। ऐसा अक्सर होता है अनशन में, कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हद तो तब हो जाती है जब इस अधिकारी यानी कि समाज कल्याण अधिकारी रिंकू सिंह राही को मेंटल घोषित कर दिया जाता है। एक तरह से मेंटल घोषित ही कर दिया जाता है क्योंकि उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है कि इनका दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका है। हालांकि 1-2 दिन यहां रुकते हैं, यहां के बाद वो सीधा इनका ट्रांसफर कर दिया जाता है और ट्रांसफर फिर से ये पहुंच जाते हैं उसी जगह यानी कि अलीगढ़ पहुंच जाते हैं जहां इनकी पैदाइश होती है। अब इन्हें अगर समाज कल्याण अधिकारी बनाया जाता है तो ऐसी स्थिति में ये लगातार घपले घोटाले खोलने के चक्कर में रहेंगे। तभी अधिकारियों ने एक प्लान बनाया कि क्यों ना इस व्यक्ति को राजकीय
IAS और PCS की तैयारी कराते हैं। इस तरह के लगभग उत्तर प्रदेश के अंदर 7 या 9 ऐसे कोचिंग सेंटर हैं जहां पर IAS और PCS की तैयारी कराई जाती है, जहां पर छात्रों के लिए रहने की, रुकने की, सब खान पीन की व्यवस्थाएं भी होती हैं और सरकार इसका पूरा खर्चा उठाती है। ऐसे ही एक इंस्टीट्यूट में इनको भेज दिया जाता है, वहां जाने के बाद वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन RTI लगाकर जानकारी इकट्ठी करनी शुरू कर देते हैं और इसी तरह का दंगा फसाद, मतलब इस तरह के लोगों के लिए परेशानी मतलब लगातार पैदा कर रहे थे। तभी यहां से इनका ट्रांसफर अलीगढ़ से हापुड़ की तरफ हो जाता है और हापुड़ में भी उनको राजकीय IAS IPS और ये जो कोचिंग सेंटर होता है उसमें इनको भेज दिया जाता है। आखिरकार ये यहां पर भी आने के बाद यही RTI लगाना और अपने घपले घोटाले खोलने की कोशिश करना। तभी एक दिन एक स्टूडेंट आता है, स्टूडेंट आने के बाद इनसे कहता है कि सर आपसे एक बात पूछनी है कि आप जो लगातार इतने सालों से लगातार यही काम कर रहे हैं, घपले घोटाले खोलने की कोशिश कर रहे हैं, कि क्या कुछ बदलाव कर पाए या नहीं कर पाए, या फिर अपने आप को ही आपने नुकसान पहुंचाया? तो बोले मैं करूं तो क्या करूं। जब रिंकू सिंह राही ने उस स्टूडेंट से पूछा तब इस स्टूडेंट ने कहा कि सर हम भी पढ़ते हैं, यहां पर आप भी पढ़ते हैं, तो क्यों ना आप और ज्यादा मेहनत करें, पढ़ाई करें, हो सकता है कि आप UPSC निकाल दें, बड़े ऑफिसर बन जाएं। तभी वो रिंकू सिंह राही कहते हैं कि आप मजाक कर रहे हो। वो लड़का कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा, जिस तरह से आपका दिमाग बहुत बेहतरीन चलता है, शानदार तरीके से आप पढ़ाई करते हैं और आप वैसे भी इतने होनहार होशियार हैं, तो क्यों ना UPSC की तैयारी करो। सारा का सारा दिमाग जो घपले घोटाले खोलने में आप लगाते हैं वो UPSC की तैयारी में लगाओ तो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे रिंकू सिंह राही ने यह बात सुनी, उस लड़के की बात उनके दिमाग में इस कदर घर कर जाती है कि उन्होंने दिन रात पढ़ना शुरू कर दिया और पढ़ते पढ़ते उन्होंने ये चमत्कार कर दिया कि कोई किसी उम्मीद भी नहीं कर सकता। हालांकि विशेष कैटेगरी में उन्होंने साल 2021 में UPSC एग्जाम क्लियर किया और 683वीं रैंक हासिल करने के बाद उनको IAS का कैडर मिल जाता है और जो IAS का कैडर मिलता है और उत्तर प्रदेश में उनकी पोस्टिंग रहेगी। उत्तर प्रदेश के किसी भी हिस्से में आ सकते हैं, जा सकते हैं। जब इस तरह की जब ये सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से पता चलती है कि एक ऑफिसर को जो 7 गोलियां लगी थी, उस ऑफिसर ने UPSC एग्जाम 2021 को क्लियर कर दिया है और IAS ऑफिसर बन गया है, तब ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। और जब मीडिया वाले उनका इंटरव्यू कर रहे थे तो इंटरव्यू करने के दौरान पता चलता है कि एक आंख जो उनको लगी हुई थी वो नकली आंख होती है, जबड़ा है वो ठीक से खुल नहीं पाता, कान से ठीक से सुनाई नहीं दे पाता, हाथों में जो गोलियां लगी थी उसमें भी दिक्कत परेशानी होती है, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इसके बाद अपना ये काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इससे कुछ ही दिन पहले की बात है, ये 18 फरवरी 2021 को मुजफ्फरनगर की ट्रायल कोर्ट में जब ये इन पे गोली चलाई गई थी, तब इन्होंने FIR दर्ज कराई थी और 8 लोगों के खिलाफ FIR थी। 4 के खिलाफ कोई सबूत मिलता नहीं है, लेकिन 4 के खिलाफ सबूत मिलते हैं, जिसमें बताया जाता है कि जो शूटर थे उसमें एक बॉबी उर्फ पंकज होता है, एक का नाम प्रहलाद होता है और इसमें एक बाबू भी होता है। इसमें ये बाबू कौन होता है पता नहीं, लेकिन एक का नाम अमित, एक अशोक होता है। इनके खिलाफ 10-10 साल की सजा सुनाई जाती है और इन पर कुछ अर्थदंड भी रखा जाता है। साथ ही इस अधिकारी ने, यानी कि जो मसूरी में लवासना होता है, वहां पर ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के बाद जब ये आते हैं तो इधर उधर ये घूमने के बाद इनकी पहली पोस्टिंग जो होती है उसे सुन के हर कोई हैरान हो जाता है। दरअसल पहली पोस्टिंग जो उनकी होती है वो मार्च 2024 में ये उसी मुजफ्फरनगर में पहुंचते हैं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट बनकर, जहां पर इनको गोलियां लगती हैं और उसी जगह जहां बैडमिंटन कोर्ट पर जहां गोलियां चली थी, जहां 7 गोलियां मारी गई थी, उसी बैडमिंटन कोर्ट के पास में खड़े होकर उस दिन की घटना को वो याद कर रहे थे। और जब याद कर रहे थे तो किसी ने पूछा कि सर आप यहां क्यों खड़े हैं? तब उन्होंने कहा कि एक पुराना किस्सा है, पुरानी चीजें हैं, याद आ गई हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है, जताना है कि अगर कोई व्यक्ति कुछ ठान ले तो चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना जाए, वो कभी हार नहीं मानता। ये बसपा सरकार थी, जब इन्होंने घपले घोटाले खोलने की कोशिश की थी, इनको गोलियां पड़ जाती हैं। सपा की सरकार आती है तो मेंटल घोषित करने की पूरी प्लानिंग हो जाती है और जब बीजेपी की सरकार आती है तो ये IAS ऑफिसर बन जाते हैं। लेकिन अभी किसी को इंटरव्यू नहीं देते, अब ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करते हैं। हालांकि अब IAS ऑफिसर जो बन गए हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि जो काम कर रहे हैं पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत से करते रहेंगे और हर किसी को जो भी मदद हो सकती है वो मदद देते रहेंगे। दोस्तों, जाते जाते एक ललित सिरोही हैं जो कि बुलंदशहर के रहने वाले हैं, आज इनका जन्मदिन है। साथ ही गाजीपुर की मितांश कनौजिया हैं, आज इनका भी जन्मदिन है। साथ ही मिष्टी है, मिष्टी का भी जन्मदिन है। इन सभी को जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें नजरुल अंसारी हैं डॉक्टर विवेक गुप्ता, हमजा अबरार कुवैत से, मोहम्मद सुल्तान बिहार से, अजहर अजीज मुजफ्फरनगर से, अमरचंद शरण चुरू से, तबरेज मुजफ्फरनगर से, रंजन कुमार बिहार से, कमरुद्दीन खान गोंडा से, राहुल शर्मा सिवान से, शुभम राजपूत प्रयागराज से, शैलेश यादव, गोविंद कुमार, नाजिम अंसारी, अभिषेक प्रताप सिंह कानपुर से, मुफीद अहमद सवाई माधोपुर से, पवन प्रजापति रायबरेली से, कार्तिक प्रजापति गाजियाबाद से, चिंटू शर्मा हरदोई से, शालू मावी मुजफ्फरनगर से। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।